अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है 8.5 और इसमें जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज का नंबर नहीं दिया हुआ इसलिए एक्सरसाइज ही कहा है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे जिसमें एक ही एक्सरसाइज मौजूद है इस यूनिट में। तो स्टूडेंट, इसमें हम करेंगे क्या, इसमें जो है हम प्रेजेंटेशन देंगे। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है पेश करना, यानी किसी चीज़ के बारे में बताना। अक्सर आपने फ़िल्मों में, ड्रामों में और मुख्तलिफ़ कॉलम्स में ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि भाई ऑफिस में जो है प्रेजेंटेशन दी जा रही है, या फिर फ़िल्मों में कहा जाता है कि यार आज मेरी प्रेजेंटेशन है, मुझे प्रेजेंट करना है। तो हमें पता नहीं होता कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको प्रेजेंटेशन के बारे में पता चल जाएगा कि प्रेजेंटेशन क्या होता है और प्रेजेंटेशन किस तरह दी जाती है और इसको देने के क्या तरीक़ेकार हैं, और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है तो किस तरह दें। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने वाले का रेशो जो है वो बहुत कम है। यानी सब्सक्राइब करने वालों का रेशो जो है वो 20% है और अनसब्सक्राइब का जो रेशो है वो जो है हमारे पास 80% है। यानी अगर 10 बच्चे वीडियो देखते हैं तो 8 जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नोट्स जो है वो मैंने बना लिए हैं, तमाम यूनिट के हैं, तमाम एक्सरसाइज के हैं। बच्चे जो हैं वो मुझसे नोट्स लेते रहते हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, लिखा हुआ है कि प्रिपेयरिंग, गिविंग एंड इवेल्युएटिंग प्रेजेंटेशंस। तो यहाँ पर जो है आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाएगा और प्रेजेंटेशन किस तरह से दी जाती है या प्रेजेंटेशन को किस तरह से पेश किया जाता है किसी के सामने, ये चीज़ जो है वो आपको इस लेक्चर में बताई जाएगी। और ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है प्रेजेंटेशन से मुताल्लिक होगी। तो प्रेजेंटेशन समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए, प्रेजेंटेशन ये होता है कि किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना। यानी अब जैसे कि कोरोना वायरस आया हुआ है तो कोरोना वायरस के बारे में बताना, कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है ये बताना, और कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है ये बताना, और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके बारे में बताना प्रेजेंटेशन कहलाएगी। यानी कोरोना वायरस पे एक प्रेजेंटेशन होगी। तो प्रेजेंटेशन को सिंपली समझ लीजिए कि किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पे किसी को बताना, ये जो है वो प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन लिख कर भी होती है और प्रेजेंटेशन ज़ुबान से भी बोल कर भी दी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो प्रेजेंटेशन किस तरह बनाई जाती है, किस तरह दी जाती है, वो हमें नीचे बताया गया हुआ है। तो चलें पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड डिलीवर सिंपल प्रेजेंटेशंस ऑन वेरियस थीम्स, प्रॉब्लम एंड इश्यूज, हेयर आर सम स्टेप्स टू फॉलो। तो देखें, इसमें कहा जा रहा है कि जब आप जो है वो प्रेजेंटेशन बना रहे हों, यानी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए और पेश करने के लिए किसी भी टॉपिक पर, किसी भी इशू पर, तो उसको जो है उस प्रेजेंटेशन को बनाने में इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे। यानी जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, प्रेजेंटेशन किसी के सामने देंगे या प्रेजेंटेशन लिखेंगे, तो इन स्टेप को याद रखेंगे ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो और आपकी बात लोगों को समझ में आए और आपका जो बयान है या जो आप बताना चाहते हैं वो लोगों तक सही तरह पहुंचे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म। तो ब्रेनस्टॉर्म बार बार बता चुका हूं कि दिमाग में नक्शा बनाना है, एक चार्ट सा बनाना है कि क्या क्या बातें कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें बताएंगे, क्योंकि एक छोटे से टॉपिक में भी बहुत सारी बातें शामिल होती हैं। अब मैं बोलूं कि आप कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन दें तो आप कंप्यूटर पे क्या प्रेजेंटेशन देंगे? विंडोज़ के बारे में बताएंगे, हार्डवेयर के बारे में बताएंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर में डेटा सेव कैसे करते हैं ये बताएंगे, या इंटरनेट के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो चंद चीज़ों को ले लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं और एक चार्ट बना लेते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है चार्ट सा बना लेना और चीज़ों को लिख लेना कि क्या क्या बात करेंगे। आइडेंटिफाई थीम एंड फोकस, और आप जो है वो थीम और फोकस देखेंगे अपना। यानी आप जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने जो है किस चीज़ पर बात करनी है और आपकी थीम क्या होगी। यानी आपने जो है वो अच्छाइयाँ बतानी है, किसी चीज़ की बुराइयाँ बतानी है। अब कोरोना वायरस पे बात कर रहे हैं तो कोरोना वायरस से बचने के तरीक़ेकार बताएंगे। तो ये आपका फोकस होगा प्रेजेंटेशन में कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोरोना वायरस से बचने का बताऊँ। तो ये जो है आपका फोकस हो जाएगा और ये थीम हो जाएगी आपकी।
तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर आइडियाज़ एंड आर्गूमेंट्स इन अ कोहेरेंट लॉजिकल फैशन। तो देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पहले आप जो आइडियाज़ हैं ना, यानी जो आपके दिमाग में बातें हैं उसका स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर इन तमाम आइडियाज़ को जो है ना वो लॉजिकल यानी दलील के साथ पेश करोगे। यानी आपने कोई बात करी तो उसकी दलील दोगे, एग्जाम्पल दोगे। तो जैसा कि आपने कहा कि भाई कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसकी क्या दलील हो गई कि भाई पूरी दुनिया में जो है लोग इससे परेशान हो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग परेशान हो रहे हैं और वो टेंशन में है, तो हमें भी कोरोना वायरस से बचना चाहिए। तो इस तरह से आप आइडियाज़ दोगे और उसके बाद जो है वो लॉजिकल फैशन में चीज़ों को बताओगे, यानी अच्छे तरीके से दलील दोगे आप बात में अपनी। तो स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है कि सपोर्ट अ सब्जेक्ट और टॉपिक विथ इफेक्टिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा और जो आपका टॉपिक होगा, इसके ऊपर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करोगे सुनने वाले को। यानी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन दोगे तमाम चीज़ों से मुताल्लिक और जो है वो इन्फॉर्मेशन देकर अपनी बात को और टॉपिक को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मुंह में आ रहा है बोल दिया, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही आगे पहुंचानी है। आगे लिखा हुआ है कि डेवलप एंड यूज़ क्यू कार्ड्स। तो देखें क्यू कार्ड्स क्या होते हैं। क्यू कार्ड्स जो है वो पर्चियाँ होती हैं, यानी जब कभी स्पीच दी जाती है या प्रेजेंटेशन दी जाती है तो अपने पास जो है वो पर्चियाँ रख ली जाती हैं, ताकि अगर कुछ भूल जाए, कोई पॉइंट याद ना आए तो उस पर्ची से जो है वो देख सकें और सबके सामने स्पीच दे सकें। क्योंकि अगर आप जो है वो सबके सामने भूल गए और आपको पॉइंट ना आया तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब लगेगा आपको और आपका जो है वो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और फिर आप आगे भी जो है प्रेजेंटेशन नहीं दे सकेंगे। तो इसीलिए जो है वो क्यू कार्ड और पर्चियाँ बना ली जाती हैं और अपने साथ ले जाते हैं। और अगर कुछ भूल जाए स्पीच देते वक्त स्टेज पर या सबके सामने तो वो पर्ची देख ली जाती है ताकि बात याद आ जाए और फिर जो है आगे बात की जा सके, अटके ना। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। फिर आगे लिखा हुआ है कि डिलीवर द प्रेजेंटेशन। अब आपने जो है वो प्रेजेंटेशन देनी है, जैसा कि सिंपल इसमें लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है अब एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज में देखते हैं कि हमें क्या कहा हुआ है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 एंड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक असाइन टू यू बाय द टीचर। आफ्टर यू हैव प्रिपेयर्ड इट, डिसाइड हु इज़ गोइंग टू डिलीवर विच पार्ट ऑफ इट। प्रैक्टिस गिविंग द प्रेजेंटेशन एज अ ग्रुप बिफोर गिविंग इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपने ग्रुप में काम करना है। अब ग्रुप कितनों का होगा, ग्रुप जो है वो 3-3 का होगा, यानी 3-3 बच्चों का जो है वो ग्रुप जो है वो बना दिया जाएगा। अब इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि जो टॉपिक होंगे, यानी यहाँ पर आपको 5 टॉपिक लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो टॉपिक जो है वो आपको टीचर बताएगा कि किस टॉपिक पर आपने प्रेजेंटेशन देनी है। और प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी बातें होती हैं वो बताते हैं। तो प्रेजेंटेशन में आपको समझा चुका हूँ। तो किस टॉपिक पर आपने प्रेजेंटेशन देनी है ये आपको जो है वो टीचर बताएगा, अपनी मर्ज़ी से प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। तो फिर आपने क्या करना है, जब आपको प्रेजेंटेशन टीचर बताएंगी कि किस टॉपिक पे देनी है तो फिर आपने जो है प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, यानी पहले लिख लेनी है ताकि अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकें। ऐसा नहीं है कि टीचर ने कोई एक आपको जो है वो टॉपिक बताया और आप क्लास के सामने गए और बोलना शुरू हो गए, तो इस तरह से तो आप जो है वो प्रेजेंटेशन दे नहीं सकेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जो है प्रेजेंटेशन को लिखनी है और फिर जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। और फिर प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई अब मैं तैयार हो गया हूँ और अब क्लास के सामने जाके बात कर सकता हूँ, तो फिर आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा बच्चा जाकर कौन सा हिस्सा प्रेजेंटेशन का देगा। यानी प्रेजेंटेशन को पॉइंट्स में बना लें, एक पॉइंट जो है वो एक बच्चा बता दे, दूसरा पॉइंट जो है वो दूसरा बच्चा, तीसरा पॉइंट जो है वो तीसरा बच्चा बता दे। तो इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन देनी है। यानी मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया, आपने उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लिखी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ खूबियाँ खामियाँ लिखी और तैयारी कर ली। उसके बाद मैंने आपको क्लास के सामने बुलाया, आपने प्रेजेंटेशन दे दी कि भाई ये इसमें अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रेजेंटेशन के यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, हेयर आर द टॉपिक्स फॉर द प्रेजेंटेशन। तो मैं जो हूँ वो आपको एक टॉपिक पर प्रेजेंटेशन लिख कर दिखाऊँगा और वो टॉपिक कौन सा होगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। यानी फ़ीमेल की एजुकेशन की क्या अहमियत है, यानी फ़ीमेल को एजुकेट करने से क्या फ़ायदे होते हैं और इसकी क्या अहमियत है, इसके ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। तो मैं जो हूँ वो आपको प्रेजेंटेशन लिख के दिखा देता हूँ। आप जो है इसी तरह से बाकी टॉपिक पे भी प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं।
और मैंने जो है वो पॉइंट में प्रेजेंटेशन लिखी है ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे और आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और आपको कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका सब्सक्राइब करना ही एक तरह से फ़ीस होता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उसी पे मैं आपको PDF नोट का दे दूँगा, और किसी भी जैश कैश या ईजी पैसा के थ्रू आप मुझे पैसे सेंड कर सकते हैं 100 रुपीज़। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो प्रेजेंटेशन का मैंने पॉइंट लिखा हुआ है और इम्पॉर्टेंट बताई हुई है एजुकेशन की। उसके बाद जो है मैंने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाया है। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन बिकॉज इट इज़ द ओनली एजुकेशन बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। Education tell us that how can we live in a society. That's why education is important for everyone, for both men and women। तो देखें इसमें क्या बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की जा रही है कि इसमें कहा जा रहा है कि एजुकेशन जो है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और बुनियादी ज़रूरत है इंसान की। यानी अगर एजुकेशन हम नहीं हासिल करेंगे तो हम जो है अपनी बुनियादी चीज़ को छोड़ेंगे, और एजुकेशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है जब भी हर कोई तरक्की कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है हम इंसानों में और जानवरों में फ़र्क करते हैं। आप कोई जानवर का बच्चा जो है वो तो स्कूल जाता नहीं है, ना ही कॉलेज। ये मैं किसी फ़िल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ़िल्मों में तो जानवर भी स्कूल और जो है वो कॉलेज जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो है मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, रियलिटी की। तो रियलिटी में आपने देखा नहीं होगा कि कोई जानवर है या जानवर का बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा हो। तो एजुकेशन जो है ये फ़र्क करती है इंसानों में और जानवरों में। तो एजुकेशनों को ज़रूर हासिल करना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन से जो है वो सोसाइटी अच्छी बनती है, यानी हमें पता चलता है कि भाई सोसाइटी में कैसे रहना है और सोसाइटी में क्या करना है। तो स्टूडेंट, इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन ही हमें बताती है कि हमें जो है वो सोसाइटी में किस तरह रहना है, यानी क्या हमारे हुकूक हैं, क्या हमारी जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये जो है हमें एजुकेशन से ही पता चलता है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, दोनों को जो है वो एजुकेशन हर हाल में हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। गर्ल हैव द राइट सेम राइट टू एजुकेशन एज बॉय। एजुकेटेड गर्ल्स कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड फॉर्म अ फार बेटर रेंज ऑफ ऑप्शंस। एजुकेटिंग गर्ल्स सेव्स लाइव्स एंड बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर फैमिलीज, कम्युनिटीज़ एंड इकोनॉमीज़। तो स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि लड़कियों को भी तालीम हासिल करने का उतना ही हक़ है जितना कि लड़कों को है। यानी अगर लड़के तालीम हासिल करना चाहते हैं तो सेम ही है कि लड़कियों को भी तालीम हासिल करनी चाहिए, और वो भी तालीम हासिल कर सकती हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में आराम से जाकर पढ़ सकती है। अब जो लड़कियां जो हैं या जो औरतें जो हैं वो एजुकेटेड होती हैं, यानी जो है पढ़ी लिखी होती हैं, तो उनको पता होता है कि उनके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, यानी उनको क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए और क्या चीज़ उनके लिए अच्छी होगी और क्या चीज़ उनके लिए बुरी होगी। अब अगर लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको जो है इस बात का समझ में आने में मुश्किलात होती हैं। तो अगर पढ़ा लिखा लड़का भी ना हो तो उसे भी समझ में आने में मुश्किल होती है। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई लेटर लिखना है, कोई ख़त लिखना है और वो इम्पॉर्टेंट है और पर्सनल है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो आप कैसे लिखेंगे? तो अगर आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, तो आप ईज़िली लिख सकते हैं। चाहे मैन हो या वुमेन, एजुकेशन जो है वो ज़रूर हासिल करनी चाहिए। और अगर एक लड़की यानी एक औरत जो है वो एजुकेटेड होगी तो वो अपने घर को भी अच्छी तरीके से बना कर रखेगी, अपने बच्चों को भी तालीम सिखाएगी और अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएगी और माशरे को भी अच्छा बनाएगी और जो है वो इकॉनमी को भी अच्छा बनाएगी। यानी पढ़ी लिखी होगी तो बैंक में भी जॉब करेगी और मुख्तलिफ जॉबें करेगी, तो जो है वो इकॉनमी भी बेहतर होगी और घर भी अच्छा होगा, सबको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर तीसरे में लिखा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन वुमेन कैन बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड हाउ दे शुड बी ट्रीटेड। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एजुकेशन की मदद से जो है वो वुमेन्स को यानी औरतों को अपने हुकूक के बारे में भी पता चलता है कि कानून में उनके क्या हुकूक हैं और दूसरी चीज़ों में उनके क्या हुकूक हैं। तो एजुकेशन नहीं होगी तो पढ़ नहीं सकेंगे, लिख नहीं सकेंगे और चीज़ों को जान नहीं सकेंगे। जो किसी ने बता दिया वो उसी को अच्छा समझ लेंगे। तो अगर एजुकेशन होगी, पढ़े लिखे होंगे तो नई नई किताबें पढ़ेंगे, नई नई चीज़ों को देखेंगे, तो अपने राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स क्या ज़रूरी है क्या नहीं है सब पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब चौथा पॉइंट देखते हैं।
There are approximately 65 million girls out of school across the globe, majority of them being in the developing and underdeveloped countries. All the countries of the world must take necessary steps to improve their condition of female education, as women can प्ले अ वाइटल रोल इन द नेशंस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 65 मिलियन यानी ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो 65 मिलियन जो औरतें हैं वो स्कूल से बाहर हैं, यानी स्कूल ही नहीं जाती पूरी दुनिया में। ये सिर्फ पाकिस्तान या किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही, ग्लोब का मतलब है पूरी दुनिया में। और ज़्यादातर लड़कियां और बच्चियां और औरतें जो हैं वो कहाँ पर पढ़ी लिखी नहीं होती, जहाँ पर जो है वो मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं होते। यानी जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये बड़े बड़े मुल्कों में यहाँ पर लेडीज़ और लड़कियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। लेकिन जो तरक्की याफ्ता कंट्रियाँ हैं, जो अभी तरक्की याफ्ता नहीं हुए हैं और डेवलप हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम जो है स्टेप लें, यानी जो गवर्नमेंट से उनको जो ये चाहिए कि स्टेप लें और इन लड़कियों को जो है वो एजुकेशन दें, ताकि उनको उनके राइट्स पता चलें और ये लड़कियां जो हैं फिर आगे जाके वाइटल रोल प्ले करें और नेशन जो है वो तरक्की याफ्ता बने। अब नेशन किस तरह तरक्की याफ्ता बनेगी लड़कियों के एजुकेशन हासिल करने से? तो ये इस तरह बनेगी कि अगर एक माँ है वो पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चे को जो है वो अच्छी तरीके से ट्रीट करेगी, अच्छी तरीके से रखेगी और समझाएगी बातों को और चीज़ों को पढ़ाएगी, जिससे जो है बच्चा समझदार बनेगा और अच्छा इंसान बनेगा और आगे जाके बच्चा भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जो है अपना किरदार अदा करेगा, यानी मुल्क में जो है वो एक किरदार अदा करेगा। तो पढ़ा लिखा होना जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ चौथा आपको समझ में आया होगा। पांचवा देखते हैं। एज अ रिजल्ट दिस मीन दैट व्हेन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो वुमेन कुड एक्सेल एंड लीड टू ग्रेटनेस। वुमेन एजुकेशन शुड बी सपोर्टेड एज इट इज़ इक्वलिटी इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि नतीजे में, यानी अगर हम जो है वो वुमेन को एजुकेट करेंगे तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि अगर हम जो है वो वुमेन को एजुकेट करेंगे तो उनको जो है वो मौका मिलेगा और वो जो है वो ग्रो करेंगी, यानी आगे बढ़ेंगी, तालीम हासिल करेंगी और ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगी और जो है वो लीड करेंगी, यानी आगे बढ़ेंगी और अच्छी तरह से रहनुमाई करेंगी और जो है एक अच्छा इंसान और एक अच्छा किरदार माशरे में बनेंगी। तो यानी अगर वुमेन एजुकेशन हासिल करेंगी तो इससे माशरे का ही फ़ायदा है, क्योंकि उनको उनके राइट्स पता होंगे और तमाम लोगों के लिए फिर ये एक अच्छी बात बन जाएगी कि तमाम लोगों को उनके राइट्स पता हैं और फिर कोई अगर किसी के साथ गलत करता है तो फिर गलत करने वाले को सज़ा मिल सकेगी। तो आगे लिखा हुआ है कि वुमेन्स की एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए, यानी जो एजुकेशन है जो औरतों को मिलनी चाहिए उसको जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इक्वलिटी यानी सबको बराबरी का हक़ मिलेगा और ये इम्पॉर्टेंट है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मर्दों के लिए, यानी जितना मर्दों को एजुकेशन की ज़रूरत है उतना ही औरतों को भी एजुकेशन की ज़रूरत रहती है और उनको भी एजुकेशन चाहिए। तो अगर वुमेन्स को एजुकेशन होगी, वो जो है एजुकेटेड होंगी, तो वो भी जो है वो अच्छी तरीके से अपनी कामों को मैनेज कर सकेंगी और आगे से आगे बढ़ सकेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है वो वुमेन्स की एजुकेशन पे बात हो रही थी कि उन्हें भी जो है वो एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। अगर खुद नहीं कर रही हैं तो फिर थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए अपने ऊपर और पढ़ाई को जो है वो तवज्जो देकर सीखना चाहिए और एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। और अगर कोई और मसला है तो दुआ करना चाहिए कि ये तब मसले हल हों। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपने जो है वो एजुकेशन क्यों ज़रूरी होती है औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए, ये आपने पढ़ लिया और क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो है आपने प्रेजेंटेशन दे दी और मैंने आपको प्रेजेंटेशन समझा दी, यानी यहाँ पर जो है मैंने आपको प्रेजेंटेशन समझा दी और अब आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और वुमेन्स की एजुकेशन पर बात कर सकते हैं। तो अब जो है हमने प्रेजेंटेशन किस तरह दी है उसके ऊपर एक चार्ट दिया हुआ है, यानी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था, यानी हम जो है वो प्रेजेंटेशन देते हुए घबरा तो नहीं रहे थे, या हमारा जो है वो बॉडी गेस्चर कैसा था। तो ये सब बातें जो है अब हमें बतानी है। यानी आप जो है वो क्लास वाले हैं और आपने प्रेजेंटेशन सुन ली, तो आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी ये आपने नीचे बताना है। तो देखें लिखा हुआ है कि व्हेन ईच ग्रुप गिव द प्रेजेंटेशन द रेस्ट ऑफ द क्लास शुड इवेल्युएटेड देम ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब हर ग्रुप जो है वो प्रेजेंटेशन दे दे, यानी हर ग्रुप का बारी आ जाए और वो प्रेजेंटेशन दे दे, तो यहाँ पर जो है वो नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, यानी जिन बच्चों ने प्रेजेंटेशन नहीं दी, जो कि सिर्फ देख रहे थे,
तो अब वो जो है इस चार्ट को फिल करेंगे कि बच्चों ने प्रेजेंटेशन किस तरह दी, यानी जिन बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी है उन बच्चों ने किस तरह से प्रेजेंटेशन दी। और ये चार्ट वो बच्चे फिल करेंगे जो कि सुन रहे थे, प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे थे। तो ये जो है वो एक क्राइटेरिया है, यानी आपने बताना है कि जिन बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी है उन्होंने कैसी दी है और आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी, आपको बात समझ में आई या नहीं आई। तो चलें देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपको 4 जो है वो बॉक्स दिए हुए हैं। तो पहले बॉक्स में क्या करना है आपने, यानी आपको जो प्रेजेंटेशन दी है जिस बच्चे ने, उस बच्चे की प्रेजेंटेशन कैसी लगी, तो ये आपने जो है वो बॉक्स में बताना है। तो स्टूडेंट एक्सेप्शनल का मतलब क्या होगा, गैर मामूली, यानी बहुत अच्छा, आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। अब एडमायरेबल का मतलब एक काबिल तारीफ़, यानी प्रेजेंटेशन अच्छी थी और समझ में आई। और एक्सेप्टेबल यानी मुनासिब थी, यानी ना ज़्यादा अच्छी थी ना ज़्यादा बुरी थी, बस मुनासिब थी। अब अटेम्प्टेड का मतलब क्या होगा कि प्रेजेंटेशन तो दे दी लेकिन थोड़ी सी जो है इसमें तवज्जो की ज़रूरत है, कुछ सही कर लेनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको जो है वो चंद रूल बताए हुए हैं, यानी चंद चीज़ें बताई हुई हैं और आपने बताना है कि जो आपके क्लास में बच्चे ने प्रेजेंटेशन दी वो उसके मुताबिक कैसी थी, यानी इन रूल्स के मुताबिक कैसी थी। अच्छा, टॉपिक एंड पॉइंट क्लियरली स्टेट। अच्छा, अब जिस बच्चे ने प्रेजेंटेशन दी, अब मुझे समझ लें कि मैंने प्रेजेंटेशन दी, तो क्या मैंने आपको टॉपिक और जो पॉइंट थे उसको सही तरह से समझाया या नहीं समझाया। अगर बहुत अच्छी तरह से समझाया है तो आप लगाएंगे एक्सेप्शनल, तो मैंने जो है वो एक्सेप्शनल लगा दिया। या अगर जो है वो अच्छा समझाया है लेकिन बहुत अच्छा नहीं था तो आप लगाएंगे एडमायरेबल। या अगर मुनासिब समझाया है, बस समझ में आ गई बात, तो आप लगाएंगे एक्सेप्टेबल। और अगर अच्छा नहीं समझाया यानी गलतियाँ थी तो आप लगाएंगे अटेम्प्टेड। तो अब यहाँ पर मैंने एक्सेप्शनल लगा दिया, यानी मैंने बहुत अच्छा समझाया। तो स्टूडेंट हमारे पास जो दूसरा है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, यानी जो मैंने आपको बातें बताई, जो चीज़ें आपके सामने जो है वो पेश की, यानी जो मैंने बातें की वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, या सिर्फ मुनासिब थी, या वो जो है वो गलत थी, या उसमें जो है वो ज़रूरी था कि भाई कुछ तब्दीली की जाए। तो ये आपने अब बताना है, यानी जो मैंने आपको बातें बताई वो अच्छी थी या नहीं थी। तो मैंने यह लगाया है एडमायरेबल, यानी अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, मुनासिब थी, समझ में आई बात। अच्छा, सपोर्टिंग डिटेल्स, यानी जो मैंने आपको डिटेल्स दी, यानी मैंने आपको कोरोना वायरस पे बात करी, यानी मैंने जो है वो लड़कियों की एजुकेशन पे बात करी और साथ में आपको बताया कि दुनिया में कितनी लड़कियां हैं जो कि पढ़ नहीं रही हैं और एजुकेशन हासिल करने से क्या फ़ायदा होता है। सपोर्टिंग डिटेल्स दी मैंने, यानी मैंने जो है वो और चीज़ें आपको बताई, तो वो कैसी थी, तो वो भी जो है मैंने लगाया एक्सेप्शनल, यानी मैंने आपको काफ़ी फैक्ट एंड फिगर्स बताए कि भाई कितनी लड़कियां हैं जो तालीम हासिल नहीं कर रही हैं और उन्हें हासिल करना चाहिए। तो आइडिया में जो है यानी डिटेल जो है वो मैंने आपको अच्छी दी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉडी लैंग्वेज, यूज़ ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बॉडी लैंग्वेज, यानी जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, यानी मैं आपको जब बता रहा था तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, मैं बहुत डरा हुआ था, या मेरा जो फेस का जो एक्सप्रेशन है, यानी जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी मेरे मुंह से ऐसा लग रहा था कि यार मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, डरा हुआ हूँ, और मैं जो है वो मेरे हाव भाव कैसे थे, यानी जब मैं आपके सामने क्लास में आया तो मैं किस तरह से बिहेव कर रहा था, बहुत कॉन्फिडेंस होकर बात कर रहा था, बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। तो मैंने यहाँ पे लगाया है एडमायरेबल कि अच्छा था, यानी फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज भी सही थी, मुनासिब थी और अच्छा था। तो यहाँ पर मैंने लगाया है अपने लिए लगाया है यहाँ पर मैंने एडमायरेबल। अब आई कांटेक्ट, तो आई कांटेक्ट तो हमारा आपका बना नहीं, क्योंकि ना मैंने आपको देखा ना आपने मुझे देखा, क्योंकि इंटरनेट है जो है वो स्क्रीन है, तो स्क्रीन के थ्रू ना मैं आपको देख सकता हूँ ना आप मुझे, और मैंने अपनी वीडियो भी नहीं डाली ना ही फेस की। तो आई कांटेक्ट भी यहाँ पर मैंने एक्सेप्शनल लगा दिया। लेकिन जब आप क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो बच्चा जो है वो नीचे देख के तो प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, अगर वो बच्चा नीचे देख के प्रेजेंटेशन देगा तो यहाँ पर फिर हमें लगाना पड़ेगा अटेम्प्टेड, यानी उसने मुनासिब प्रेजेंटेशन दी है लेकिन अच्छाई की जो है वो गुंजाइश है, यानी बेहतरी की गुंजाइश है, यानी वो डर रहा है बहुत ज़्यादा, जब भी वो हमें आंखों में देखकर बात नहीं कर रहा, जब भी नीचे देख रहा है, तो इसीलिए जो है ये अटेम्प्टेड लगेगा अगर बच्चा इस तरह कर रहा है। या अगर बच्चा जो है जो प्रेजेंटेशन पेश कर रहा है वो सबकी आंखों में देखकर बात कर रहा है, सबको देख रहा है, घबरा नहीं रहा, तो अगर अच्छी तैयारी की होगी तो वो घबराएगा नहीं, सबको देखकर बात करेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक्सेप्शनल, तो मैंने भी यहाँ एक्सेप्शनल लगा दिया, यानी जो प्रेजेंटेशन देने आ रहा है वो बहुत अच्छी तरह से दे रहा है, बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है, डर रहा नहीं है, तो यहाँ पर हम जो है वो एक्सेप्शनल लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये चार्ट किस तरह का था, ये चार्ट जो है वो इस तरह का था कि हमने जो है वो बताना था कि हमने जो प्रेजेंटेशन सुनी
जो बच्चे ने प्रेजेंटेशन दी वो किस तरह की थी, यानी उसका बॉडी गेस्चर किस तरह का था, वो डर रहा था या नहीं डर रहा था, पॉइंट सही तरीके से बता रहा था या नहीं बता रहा था। तो ये जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से फिल करना होगा। यहाँ तो मैंने अपनी मर्ज़ी से फिल कर दिया, लेकिन जब आप बच्चों की प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसके मुताबिक आप ये फिल करेंगे। और ये जो चार्ट है वो बच्चे फिल करेंगे जो कि प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, और जो बच्चे प्रेजेंटेशन देंगे वो ये चार्ट फिल नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। एक तरह से आप जज बनेंगे कि जो आपके सामने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने ये बताना है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ रह गया हो, कुछ ना समझ में आया हो, कोई गलती क्यूरी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट, इसके बाद अब आखिरी जो है वो लेक्चर रह गया है हमारी क्लास 9 की बुक का। तो ज़िंदगी रही, तो अब आगे क्या पता ये बुक पढ़ाने का मौका मिले या ना मिले ऑनलाइन, क्योंकि स्टूडेंट मैं ऑफ़लाइन तो अब ये बुक आने वाले नए सेशन के बच्चों को तो पढ़ाता रहा करूँगा, लेकिन अब ऑनलाइन शायद अब मैं इसके लेक्चर अपलोड नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तमाम लेक्चर अपलोड कर दिए हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8.6 तक, जो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूँगा, कल परसों। तो ये तमाम जो है वो लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। तो आपको किसी भी यूनिट में, किसी भी एक्सरसाइज में कोई मसला हो तो वो यूनिट लिखें, एक्सरसाइज लिखें, क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक लिखें, MF इंग्लिश सेंटर लिखें, लेक्चर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी डिफ़िकल्टी हुई हो मुझसे इन पूरी बुक समझाने में या ये टॉपिक समझाने में, तो मैं आपसे जो हूँ वो माज़रत ख्वाह हूँ। तो आप जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों में भी लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।